आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी का जो संज्ञा प्रकरण है उसमें जो संहिता संज्ञा है उसे हम समझने वाले हैं। अभी संहिता संज्ञा करने के कारण इस सूत्र को हम संज्ञा सूत्र कहते हैं, क्योंकि इसने संहिता नाम की संज्ञा का नामकरण किया है, एक नामकरण किया है, उसे हम संहिता ऐसा नाम कहेंगे, उसे नाम देंगे। इस संहिता का मतलब क्या है उसके बारे में भी हम समझेंगे और उसका यूज कहाँ होता है उसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले परः सन्निकर्ष संहिता, ये जो सूत्र है 14109 ऐसा उसका नंबर है, ठीक है, पाणिनि का सूत्र है, तो उसका ये नंबर है, अष्टाध्यायी का जो नंबर है, सूत्र क्रमांक वो वहां दिया गया है। वर्णानाम अतिशयिता, अभी हम उसका मीनिंग समझ लेते कि सूत्र का मतलब क्या है। परः का मतलब होता अत्यंत, अतिशयित, ठीक है, ये मीनिंग दे दिया है। ये जो सूत्र है उसका जो मीनिंग है ये आसान भाषा में संस्कृत में दिया है। वर्णानाम अतिशयित सन्निधि संहिता संज्ञा स्यात्, मतलब वर्णों का, वर्णानाम मतलब वर्णों का जो अत्यधिक अत्यंत सामीपता, सन्निधि मतलब सामीपता, उसको हम कहते हैं संहिता संज्ञा, उसे हम संहिता संज्ञा नाम देते हैं। तो कितना समझ में आया पता नहीं, मगर अभी मैं थोड़ा आसान भाषा में समझा देता हूँ, ठीक है। हमें संहिता संज्ञा करनी है, संहिता संज्ञा करनी है, ठीक है। अभी संहिता संज्ञा किसकी होती है? वर्णों की। सबसे पहले वर्णों की संहिता संज्ञा करना है, मगर कौन से वर्णों की? जिनमें बहुत ही नजदीकता है उनकी संहिता संज्ञा होती है। जैसे अभी एक उदाहरण लेते हैं, क्योंकि संहिता संज्ञा का काम कहाँ होता है, समास करना हो या फिर संधि करनी है तब जाकर संहिता संज्ञा का काम होता है। बिना संहिता संज्ञा की हम कोई भी संधि नहीं कर सकते, कोई भी समास नहीं कर सकते, प्रत्यय को जोड़ नहीं सकते, इसलिए पहले हमें संहिता संज्ञा करना जरूरी होता है, ठीक है। अभी देखिए संहिता संज्ञा, चलो उदाहरण लेते हैं। जैसे यहाँ हमने लिया पाणिनि का ये उदाहरण है, लघु सिद्धांत कौमुदी का ये उदाहरण, सुधि प्लस उपास्य, ठीक है। अभी ये उदाहरण है, अभी हमें यहाँ संधि करना है, तो संधि हमें इको यनचि ऐसा एक सूत्र है, इको यनचि ऐसा सूत्र है, ठीक है। इसे हम यन संधि कहते हैं सिंपल भाषा में। तो इको यनचि ये जो सूत्र है, ठीक है, तो इस सूत्र से हमें यहाँ यन संधि करना है, मगर यन संधि करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए, मतलब किसकी बात क्या करना है? सबसे पहले हमें इसकी संहिता संज्ञा करनी है, संहिता, ठीक है, ये संहिता संज्ञा करनी है। इसकी संहिता संज्ञा होने के बाद यन संधि होती है। अभी संहिता संज्ञा कैसी होती है? मतलब अभी कोई नहीं क्या कहता है कि आप यन संधि कीजिए, मतलब ई के जगह पर आप य कीजिए, ऐसा मैं सिंपल बता रहा हूँ। ई के जगह पर मतलब ये जो ई है, ई के जगह पर आप य कीजिए, ठीक है, मगर कब? जब उसमें संहिता हो तब, जब उनकी संहिता संज्ञा हो तभी, उसके बाद ही आपको यन संधि करना है। तो अभी संहिता संज्ञा करेंगे हम। अभी इनकी संहिता संज्ञा तो वर्णानाम अतिशयिता, अभी ये जो ई है, ये जो ई और ये जो ऊ है, ये दो कैसे है? ई और ऊ अतिशयित सन्निधि, उनकी एकदम नजदीकता है। नजदीकता किसे कहते हैं? जिनके बीच में कुछ भी ना हो। ई और ऊ की संहिता संज्ञा इसलिए क्योंकि इन दोनों के बीच में एक भी वर्ण नहीं है, एक भी मात्रा नहीं होनी चाहिए, छोटी भी मात्रा नहीं होनी चाहिए, तब जाकर इनकी संहिता संज्ञा होती है, ठीक है। तो संहिता संज्ञा हो गई क्योंकि इन दोनों के बीच कोई नहीं, इसलिए इनकी मतलब इन वर्णों की, अभी स के बाद ऊ है तो तुरंत ऊ है, ठीक है, ऊ के बाद ध है, ध के बाद ई है, तो इनके बीच में कुछ नहीं है, ठीक है। तो ई के बाद तुरंत ऊ है, इसलिए उनकी क्या हो जाती है? संहिता संज्ञा। यदि आप सोचोगे अभी ये वर्णानाम ये शब्द है और ये सन्निधि शब्द है, ठीक है, ये दो शब्द कितने दूर है, तो इनकी संहिता संज्ञा नहीं होगी, क्योंकि इनके बीच में काफी सारे वर्ण है, इसलिए उनकी संहिता संज्ञा नहीं होगी। संहिता संज्ञा के लिए क्या चाहिए? वर्णों का एकदम सामीप्य चाहिए, हमें जिनकी संहिता संज्ञा करनी है, ठीक है। अभी हमें इन दोनों की संहिता संज्ञा करनी है क्योंकि हमारे मन पर है ना, ठीक है, हमें इन दोनों की संहिता संज्ञा करनी है, मगर उसके लिए इन दोनों वर्णों की नजदीकता चाहिए, उनके बीच में कोई भी नहीं चाहिए, कोई दीवार नहीं चाहिए। अभी प्लस आपको दिख रहा है, मगर वो मैंने ओके उसकी जरूरत नहीं, वो सिर्फ समझाने के लिए प्लस है, ठीक है, तो उसे काउंट नहीं करना है, ठीक है, वो समझाने के लिए। तो बीच में कुछ भी नहीं, ई और ऊ के बीच में कुछ भी नहीं है, इसलिए इनकी संहिता संज्ञा होती है और उसके बाद इको यनचि होकर यहाँ शुद्ध्युपास्य ऐसा उदाहरण बन जाता है। शुद्ध्युपास्य एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, शुद्ध्युपास्य, ठीक है। तो इसका प्रयोजन है, फायदा क्या है संहिता संज्ञा का? कि संधि करना है, समास करना है, इससे बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। यदि आप लघु सिद्धांत कौमुदी सीखोगे तो आपको आगे पता चल जाएगा, ठीक है। तो संहिता संज्ञा किनकी होती है? ओके,
वर्णों का अतिशय सन्निधि मतलब बहुत नजदीकता जब होती है, वर्णों की जब बहुत ही नजदीकता होती है, दो वर्णों की एकदम मतलब उनके बीच में कोई ना हो, तब जाकर संहिता संज्ञा होती है। तो इस तरह से ये संहिता संज्ञा का मतलब है, इस सूत्र का मतलब है। तो आगे का हम सूत्र समझ लेते हैं। हलोनंतराः संयोग। अभी हम संयोग संज्ञा और पद संज्ञा दोनों भी साथ समझने वाले हैं। तो संयोग संज्ञा किनकी होती है, संयोग संज्ञा जो है वो किनकी होती है, तो वो यहाँ समझाया गया है। उसका ये सूत्र है 117 नंबर का सूत्र है हलः अनंतराः संयोग। अभी इसी का ही मीनिंग यहाँ संस्कृत में दिया गया, वही मैं पढ़ता हूँ। अचभिः अव्यवहिताः हलः संयोग संज्ञाः स्युः। मतलब संयोग संज्ञा होती है, स्युः ओके, अस धातु का रूप है विधिलिंग का, मतलब संयोग संज्ञा होनी चाहिए, मगर किनकी होनी चाहिए, हल की। ठीक है, ये जो हल है, हल की संयोग संज्ञा होती है। हल मतलब व्यंजन। ओके, हमने जो प्रत्याहार समझ लिए है फर्स्ट वीडियो में, जो 14 सूत्र, उसमें जो हल, तो ये शॉर्ट फॉर्म, मैंने कहा था ना कि पाणिनि जो है वो शॉर्ट फॉर्म यूज करने वाले हैं, सभी व्यंजन ऐसा कुछ नहीं। हल देखो सूत्र कैसे शॉर्ट में बन गया, यदि हम हल ये जो यूज नहीं करते तो ये कितना बड़ा सूत्र होता, याद करने में भी मुश्किल हो जाता, इसलिए पाणिनि ने शॉर्ट फॉर्म यूज किए। हलोनंतराः संयोग, हल की अनंतर, अनंतर हल की संयोग संज्ञा होती। तो अनंतर का मतलब क्या है, तो अव्यवहिता मतलब जिनमें कुछ भी ना हो, कुछ भी ना मतलब अच भी ही। अभी अच, अभी ये संधि है, एक्चुअली अच है। अभी अच का मतलब क्या है, स्वर, और हल का मतलब है व्यंजन। ठीक है, तो ये समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा व्यंजन चाहिए, व्यंजन की संज्ञा होती है। ठीक है, व्यंजन की संयोग संज्ञा होती है, स्वरों की नहीं। ठीक है, व्यंजन की संयोग संज्ञा होती है, मगर कैसा व्यंजन चाहिए, उसमें बिल्कुल भी अच नहीं चाहिए, उसमें बिल्कुल भी स्वर नहीं चाहिए, उन्हीं की ही संयोग संज्ञा होती है जिसमें कोई भी स्वर नहीं। जैसे देखो यहाँ ज है, ज और भ, ठीक है, तो उसमें एक भी स्वर नहीं, तो उनकी संयोग संज्ञा होगी। ठीक है, तो जैसे एक उदाहरण उन्होंने दिया है पाणिनि ने। तो पाणिनि मतलब जो वरदराजाचार्य ने जो लघु सिद्धांत कौमुदी थी उसमें जो उदाहरण है, एक्चुअली पाणिनि ने उदाहरण कुछ दिया नहीं है, ठीक है, उन्होंने सिर्फ सूत्र लिखे। तो उदाहरण क्या है, एक उदाहरण है सु ध ध य प्लस उपास्य। अभी देखिए यहाँ जो ध ध य है, ठीक है, इसमें कोई भी स्वर नहीं है, ध ध य। ठीक है, तो इनकी क्या हो जाती है, संयोग संज्ञा हो जाती है। ठीक है, इनकी संयोग संज्ञा हो जाती है क्योंकि इनमें ध ध य, इनमें कोई भी स्वर नहीं है। जब कोई भी स्वर नहीं रहेगा तब क्या हो जाती है, संयोग संज्ञा। ठीक है, समझ में आया। संयोग संज्ञा किनकी करनी है कि अजभिः अव्यवहिता हलः, ऐसे व्यंजन। अभी एक्चुअली इसमें बहुत सारे व्यंजन है, स भी है, स व्यंजन है, मगर उसके बाद उ है, तो उ होने के कारण या इसकी संयोग संज्ञा नहीं होगी। ठीक है, तो अजभिः अव्यवहिता हलः, ऐसा हल चाहिए, ऐसा व्यंजन चाहिए कि जिसमें कोई भी स्वर नहीं चाहिए। ऐसे व्यंजनों की, हल की व्यंजनों की संयोग संज्ञा हो जाती है। अभी संयोग संज्ञा का काम क्या है, तो उसमें अलग अलग सूत्र है, जिसकी वजह से यहाँ एक ध का द बन जाता है और शुद्ध्युपास्य ऐसा एक उदाहरण बन जाता है। तो उसके अलग अलग प्रयोजन है। ठीक है, मगर हमें अभी पता चल गया कि संयोग संज्ञा किनकी होती है, जिनमें कोई भी स्वर नहीं रहता, ऐसे वर्णों की संयोग संज्ञा हो जाती है, तो इनकी संयोग संज्ञा हो गई। ठीक है, तो इस तरह से शुद्ध्युपास्य वो उदाहरण बाद में बन जाता है। ठीक है, अभी देखिए स और य, ठीक है, तो इसमें भी कोई स्वर नहीं है, तो इनकी भी संयोग संज्ञा, क्योंकि संयोग हुआ ना, सिंपल है। संयोग मतलब वो ज्वाइन हो गए, तो ज्वाइन को ही संस्कृत में क्या कहते हैं, संयोग। तो संयोग किसे कहेंगे हम, सिंपल है। जैसे हम कॉमन देखो, ये अभी ये दो एक दूसरे को जुड़ गए, तो एक दूसरे को जुड़ गए मतलब इन दोनों का संयोग हो गया, तो इसे हम क्या कहेंगे, संयोग। ठीक है, ज्वाइन हो गए। ठीक है, ऐसा ही करना है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, वैसा स्वरों में होता है, मगर स्वरों को वैसा नहीं करना है कि स प्लस ये भी तो ज्वाइन हो रहे हैं ना, मगर वहाँ इस तरह का लॉजिक नहीं लगाना है। ये सिर्फ हम व्यंजनों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से संयोग संज्ञा है। उसके बाद सुप्तिंगंतम पदम, अभी पद संज्ञा, यहाँ संयोग संज्ञा हुई। अभी ये जो सूत्र नंबर है 1, 4, 14, ठीक है, तो यहाँ पद संज्ञा करनी है। तो पद संज्ञा किनकी करनी है, सुबंतम तिङंतम च पद संज्ञम स्यात्। तो पद संज्ञा करनी किनकी करनी है, सुबंतम। सुबंतम का मतलब है सुप अंत, मतलब जिन शब्दों के अंत में सुप है,
ओके, सूप क्या है? ओके, वो पीने का सूप नहीं, ठीक है, ये अलग सूप की बात कर रहे हैं। तिङंतम, तो तिंग तीप, ये मैंने दिया है, तिङंतम मतलब तीप और सुबंतम मतलब सूप। तो इनकी पद संज्ञा करना है, मतलब ये जिन शब्दों को रहेंगे, मतलब सुबंत मतलब सूप जिनके अंत में रहेगा उसे कहेंगे पद। तिंग जिनके अंत में रहेगा, एंड में रहेगा, उन्हें कहेंगे पद। पद जिसे हम शब्द सिंपल भाषा में शब्द भी कहते हैं, मगर संस्कृत में शब्द अलग होता है और पद अलग होता है। सिर्फ शब्द को, क्योंकि पद संज्ञा होने के बाद भी बहुत कुछ कार्य होते हैं, ठीक है। यदि आप आगे संधि के कुछ सूत्र पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि पद संज्ञा का कितना महत्व है, ठीक है। तो जिनके अंत में सूप है, जिनके अंत में तीप है, उन्हें पद संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे ये बालक शब्द है, ठीक है, बालक, और ये अभी सूप कौन कौन है? सूप ये अभी शॉर्ट फॉर्म है, पहली बात समझ लेना है, सूप ये शॉर्ट फॉर्म है। मतलब जो हम 7 विभक्तियां बोलते हैं ना, बालक, बालको, बालका, बालकम, बालको, बालकानी, इसी 7 विभक्तियां संबोधन, इनमें जो प्रत्यय लगे हैं, मतलब शब्दों को जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, वो सब सूप का हक कहलाते हैं, ठीक है। और तीप मतलब जो क्रियापद, जो लकारों को, जो 10 लकार है, राइट, तो उनको जो प्रत्यय लगाए जाते हैं उन्हें तीप कहते हैं, उन्हें तीप कहते हैं, ठीक है। तो तीप प्रत्यय हो गए। तो अभी देखो बालक, अभी बालक ही शब्द है, पद नहीं है। अभी ये पद कब बनेगा? जब उसे हम 7 विभक्तियों में चलाएंगे, जैसे बालक, अब जाकर ये पद हुआ बालक, क्योंकि इसे सु लगा, सु औ जस, सु मतलब वो विसर्ग बन जाता है, बालक, औ मतलब बालकौ, और जस मतलब बालकाहा, ठीक है। प्रक्रिया है अलग, तो जस का आहा बाद में बन जाता है, वो अलग अलग प्रक्रिया। उस तरह से तीप, ती मतलब पठती, तस मतलब पठतः, और झी मतलब पठंती, झी का अंति बाद में बन जाता है, अंति, ओके, ठीक है। तो इस तरह से, तो जैसे ये पठ है तो इसे हम पद नहीं कहेंगे, ये सिर्फ धातु है, इसे पद नहीं कहेंगे। इसे पद संज्ञा कब मिलेगी? जब हम इसे पठती बोलेंगे, पठती, तो जब इसे प्रत्यय लगेंगे तब ये पद संज्ञा, मतलब इसे हम तब क्रियापद कहेंगे। तब तक हम क्रियापद, पद ऐसा शब्द नहीं जोड़ेंगे, तब तक हम सिर्फ इसको हम सिर्फ क्रिया कह सकते हैं, एक्शन वर्ड कहेंगे, ठीक है, धातु कहेंगे, मगर इसे क्रियापद ऐसा नाम नहीं देंगे, क्योंकि पद कब होता है? जब तीप जुड़ेगा तभी। तो पठती को क्रियापद कहेंगे, पठ को नहीं, तो ये अंतर है। उस तरह से बालक, बालक को हम शब्द कहेंगे मगर पद नहीं कहेंगे, ओके। जनरल हम बात करते तो पद मतलब शब्द ऐसा कहते हैं, मगर जब हम व्याकरण सीखते तो पद अलग है। पद मतलब जिन्हें स्वजस लगाया जाता है, और तीप त जी ऐसे लगाया जाता है। अभी तीप त जी जो है ये क्रियापदों को लगाया जाता है, सॉरी अभी वापस वही, क्योंकि मैं ज़्यादातर बच्चों को सिखाता हूँ इसलिए वो आदत लग जाती है। तीप मतलब जो धातुओं को जोड़े जाते हैं, जो प्रत्यय, ठीक है। तो इस तरह से आपको ध्यान देना है, ध्यान रखना है। तो आज हमने पद संज्ञा सीखी है और संयोग संज्ञा, ठीक है। तो पद संज्ञा जिनके अंत में ये स्वजस है, मतलब 7 विभक्तियों में जो भी शब्द चलते हैं, ठीक है, तो जब वो विभक्तियों में चलेंगे तभी हम उसे पद कहेंगे, ठीक है। इस तरह से तीप का भी समझ लेना है। तो आज हमने इस तरह से 3 संज्ञा समझ लिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।